चलो स्टार्ट करेंगे। अरे बोलो हाँ या ना, और जोर से, और जोर से। बस बस बस, रोना रोना नहीं है, रोना नहीं है। चलो अभी चुपचाप शांति बनाओ। सबसे पहले हाँ, घर जल्दी जाना है? गुड। तो अब मुझे सबसे पहले बताओ, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फीचर्स। उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ठीक है। लैंग्वेज कौन सी उसकी? ईमेल में वेब पेजेस जो क्रिएट होते हैं उसकी लैंग्वेज कौन सी है? HTML। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ फीचर्स पढ़े थे। फीचर्स में पहला फीचर क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा, हर कोई जवाब नहीं दे रहा है। दूसरा, तीसरा, पैकेजेस कौन कौन से? मैसेंजर, आउटलुक एटसेट्रा। फोर्थ, इंटरफेस। इंटरफेस मतलब कट कॉपी पेस्ट। पांचवा, सिक्स्थ, कौन से मेल्स आते हैं स्पैम में? अनसॉलिसिटेड और अनवांटेड। ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर। उसके बाद सर्च। अभी जो हम लोगों ने जो कल तक पढ़ा था वो हमने पढ़ा है फीचर्स। ठीक है। जो लोग स्टूडेंट्स आज नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि तुम्हें पहले तो गाना गाना पड़ेगा। ठीक है। अभी नहीं, बाद में। पहली चीज़, कोई भी तरह का एंटरटेनमेंट। दूसरी चीज़, हम लोग अभी जो करस्पॉन्डेंस पढ़ रहे हैं वो ई करस्पॉन्डेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है। ई करस्पॉन्डेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितने भी अलग अलग तरीके की कम्युनिकेशन करती है वो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है। और अभी जो हम करस्पॉन्डेंस, अभी जो हम कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं कि भाई बिजनेस डीलिंग्स में या बिजनेस को रन करने के लिए जो कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें एक तरह का कम्युनिकेशन है ई करस्पॉन्डेंस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्डेंस, जिसका मतलब है जो हम यूज़ करते हैं ईमेल्स। ठीक है। तो हमने ईमेल के बारे में पढ़ा और ईमेल के फीचर्स पढ़े। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले ईमेल की इंपॉर्टेंस, ईमेल के बेनिफिट्स। क्लियर है सबको? पक्का? तो ईमेल होने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। पहला, ऑप्टिमाइजिंग पर्सनल ईमेल यूज। ठीक है। देखो यार, सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वो ये होता है कि आप ईमेल को अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? यूटिलाइजेशन, कम से कम यूज, ज़्यादा से ज़्यादा यूज। राइट। देखो यार, जब भी हम फिजिकल कुरियर की बात करते हैं या फिर अगर हम कोई भी पैकेज फिजिकली डिलीवर करवाने की कोशिश करते हैं, अगर मुझे एक लाइन लिखना है तो भी मुझे पूरा पेपर लेना पड़ेगा और पूरे कुरियर की फीस पे करनी पड़ेगी। करेक्ट होता है कि नहीं? लेकिन ईमेल में मैंने क्या किया, एक लाइन थी, फटाफट लिखी, सेंड कर दी, कंप्यूटर की बैटरी सेव हुई, टाइम सेव हुआ, वाईफाई कनेक्शन में जितना मैंने इंटरनेट यूज़ किया वो सेव हुआ। तो ये सारी चीज़ें उसमें सेव हो गई। दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ईमेल। आया सबको समझ? तो जस्ट बिकॉज ईमेल प्रेजेंट है तभी हम सारी चीज़ों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ऑप्टिमम का मतलब होता है जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना यूसेज। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना यूसेज। अरे फिजिकल की बात करूँगी तो ज़रूरत मुझे पूरे पेपर की नहीं थी, ज़रूरत मुझे पूरे के पूरे कुरियर जो फीस है, उस कुरियर चार्जेस है, उतनी पे करने की नहीं थी, पर मुझे करना पड़ा क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मैं कुरियर में DTDC में जाऊँगी। DTDC पता है ना सबको? कुरियर सर्विसेज जो चलती है, DTDC में जाऊँगी, मैं बोलूँगी सर मैंने ये जो मेल है, ये जो लेटर है, मैंने उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी है, तो आप मुझे एक लाइन के हिसाब से पैसे चार्ज करो। वो बोलेगा चल चल निकल यहाँ से। बोलेगा कि नहीं? ठीक है। वो बोलेगा आपको कुरियर भेजना है तो इस कुरियर के पूरे पैसे देने पड़ेंगे। सो दिस इज हाउ
ईमेल, यहाँ पर ईमेल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि हम उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप कस्टमाइजेशन हर तरह से कर सकते हो। कस्टमाइजेशन मतलब क्या, जितनी चाहे उतनी फाइल्स अटैच कर सकते हो। फिजिकल में हमेशा एक लिमिट हो जाती है कि भाई कौन कौन सी कैसी फाइल्स अटैच करनी है। फाइल हमारी सॉफ्ट में पड़ी है, सॉफ्ट कॉपी है फाइल की। फॉर एग्जाम्पल मुझे जानवी को एक नोट सेंड करने हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब जानवी को जो नोट्स मुझे सेंड करने हैं वो है मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में। नोट्स में कितने पेज है, टोटल 100 पेजेस हैं। अब अगर मुझे वो फिजिकली सेंड करना पड़ेगा तो मुझे पूरे 100 पेजेस को क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। यहीं पर ईमेल है तो वो सब कुछ सेव हो गया, बस फाइल अटैच कर दी और हो गया काम। आया सबको समझ? तो पहला हमारा बेनिफिट ये है, एक बार पढ़ते हैं हम इसको। एक्सपर्ट्स इन द fields of business and electronic communication agree that managers and small business owners can take several steps to maximize the efficiency of company's email system। देखो यार, जो छोटी छोटी शॉप्स वाले होते हैं ना, वो ईमेल को कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। ये अब जैसे जो नीचे फोटोकॉपी वाली शॉप है, इसने बहुत टाइम बाद प्रिंट का जो वो होता है, जो फाइल होती है प्रिंट करने की, वो उसने ईमेल पे लेना एक्सेप्ट किया है। पहले तो बोलता था या तो आप पेन ड्राइव में लेकर आओ, या फिर आप यहाँ से गूगल करो, या फिर आप कोई और पर्टिकुलर कोई और इंस्ट्रूमेंट में आप आपकी फ़ाइल लेकर आओ, हम उसको कनेक्ट करेंगे, उसको हम प्रिंट देंगे, फिर वो प्रिंट निकलेगा। अब क्या होता है, मैं उसको सीधे मेल कर देती हूँ, उसको मेल पहुँच जाता है, वो प्रिंट निकाल के रख देता है और मुझे वो दे देता है। आया समझ? यहाँ पर मैंने किसकी कॉस्ट सेव करी, पेन ड्राइव की कॉस्ट सेव करी, की कि नहीं की? अगर मुझे ये वाली फाइल है, मुझे इसका प्रिंट निकालना है, मैंने ये फाइल भेज दी उसको मेल पर, उसने प्रिंट निकाल के रख दिया। आया सबको समझ? तो ये जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, अब जाकर, और अभी भी कुछ स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो है अभी नीचे चाय वाले भैया, ये थोड़ी ना मेल पे ऑर्डर लेंगे। 5 कटिंग का ऑर्डर मैं मेल कर सकती हूँ क्या उनको? कर सकती हूँ। हाँ, व्हाट्सएप कर सकती हूँ, व्हाट्सएप तो यूज़ करते होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं या स्मॉल कंपनीज होती हैं, ये ईमेल को यूज़ नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उन्हें अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा पैसा किस में लगाना पड़ता है, फिजिकल मोड ऑफ कम्युनिकेशन में, फिजिकल करस्पॉन्डेंसेस में, जो हम बहुत सारे पहले पढ़ चुके हैं। आया सबको समझ? पक्का अच्छे से? ठीक है। सो दीज टिप्स एक्सटेंड फ्रॉम पैटर्न्स ऑफ पर्सनल ईमेल यूज टू गाइडलाइंस फॉर कंपनी वाइड ईमेल पॉलिसीज। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ ऐसी गाइडलाइंस पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? गाइडलाइंस, जो पर्टिकुलरली ईमेल यूज़ करते हुए आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये सिर्फ कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तुम्हें नहीं पढ़ना है, ये तुम्हें आगे अपने खुद के फ्यूचर यूज़ में, प्रोफेशनल लाइफ में तुम्हें कैसे ईमेल को यूज़ करना है वो तुम्हें आना चाहिए, उसमें तुम्हें यूज़ आएगी। क्लियर है सबको? अरे बोलो हाँ या ना? पक्का? नींद आ रही है क्या? छूटे सबके सब। चलो, पहला, users of electronic mail are encouraged to adopt the same standards of professionalism that dictate the tone and appearance of postal correspondence। ईमेल जो लिख रहा है उससे ये उम्मीद की जाती है कि, ईमेल जो लिख रहा है उससे ये उम्मीद की जाती है कि मैं छोटी ई की मात्रा, जिसकी हिंदी खराब है, अरे ये की, मेरी हिंदी भी अच्छी है, ठीक है, उससे चलो, उससे ये उम्मीद की जाती है कि जो जिस तरह से वो ईमेल लिख रहा है उसमें सेम प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए जैसा कि एक नॉर्मल फिजिकल करस्पॉन्डेंस में दिखता है। आया समझ में? देखो यार, जब कोई इंसान मेल करता है ना, आज के ज़माने में जब कोई इंसान लेटर भेजता है एज कम्पेयर टू मेल लिख रहा है, तो अगर कोई लेटर आता है ना घर में, तो उसको माना जाता है कि अरे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सामने वाले ने पैसे खर्च करके लेटर भेजा है, मानते हैं। और यही चीज़ अगर मेल पे आती है तो आधे लोग तो मेल चेक ही नहीं करते हैं, और लोग ये जवाब देते हैं कि हम कौन सा मेल चेक करते, लेटर भेजना चाहिए था ना, या फ़ोन करना चाहिए था। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो ये माना जाता है आज के ज़माने में
कि अगर कोई फिजिकली पोस्ट से या कुरियर से कोई करस्पॉन्डेंस भेज रहा है, कोई लेटर भेज रहा है, कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ज़्यादा प्रोफेशनल है एज कम्पेयर टू ईमेल। ठीक है, लेकिन क्या कंपनी पूरे टाइम ये कुरियर फॉलो करेगी क्या? नहीं, ना इतना पैसा है, ना इतना टाइम है, ना इतनी एनर्जी है, इसलिए ईमेल फॉलो करते हैं, इसलिए सब ईमेल यूज़ करते हैं। अब पहली गाइडलाइन ये है कि अगर आप इफ़ यू आर प्रेफरिंग ईमेल ओवर फिजिकल करस्पॉन्डेंस, अगर आप कोई कम्युनिकेशन सेंड कर रहे हो ओवर ईमेल रादर देन यूजिंग फिजिकल करस्पॉन्डेंस, तो प्रोफेशनलिज्म दोनों में बराबर होना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म मतलब फॉर्मल टोन, ठीक है, डिविजन ऑफ पैराग्राफ्स कि भाई 3 पैराग्राफ में लिख रहे हो, 2 पैराग्राफ में लिख रहे हो। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब डियर सर, डियर मैम, सैल्यूटेशन। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब योर्स फेथफुली, विथ रिगार्ड्स, ठीक है, योर्स ट्रूली, ये होता है, ये क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है। फॉर्मल टोन, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर, पंक्चुएशंस, पंक्चुएशंस मतलब जहाँ कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बातें हम जब फॉर्मल लेटर भेजते हैं तब तो ध्यान रखते हैं, तो सिमिलरली आपको ये ईमेल में भी ध्यान रखना है। आए समझ? चलो, मक्खियाँ घूम रही है यहाँ पे। चलो, प्रॉपर स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये तो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रॉपर स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है। ग्रामर को तो तुम थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ग्रामर क्या होती है। उस दिन वो गेम खेलने की टाइम मुझे समझ में आ गया था कि बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। प्रॉपर स्पेलिंग एंड ग्रामर coupled with the ability to frame correspondence, use of emoticons, it's not emotions, emoticons, a set of symbols that have been developed by email users to denote various non-verbal reaction must be avoided. Smileys होती है ना, जो व्हाट्सएप में यूज़ होती है, उसमें से बहुत सारी स्माइलीज ईमेल में भी आती है। आती है, कभी ध्यान दिया है किसी ने? नहीं दिया है, अब देना। बहुत सारी स्माइलीज जो है फ़ोन में नहीं आएगी, कंप्यूटर में आती है, ठीक है। आई थिंक फ़ोन में अभी नहीं आती है, एज फार एज आई नो। आती है क्या? हाँ, तो जो इमोटिकन्स जो हम व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं, उसमें से कुछ इमोटिकन्स समझते हो ना, जो स्माइलीज आती हैं, वो स्माइलीज, इमोजीज, तो वो सब स्माइलीज जो है वो ईमेल में भी आती है। कुछ स्माइलीज ईमेल में भी आती है। देखो, ईमेल में स्माइलीज आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको यूज़ करना ही है, वो फ्री में है, भर नहीं रहे हो पैसे उसके लिए तुम, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब क्या? जिसमें आप वर्ड्स यूज नहीं करते हो, जिसमें आप सिर्फ अलग अलग इमोजी से, अलग अलग स्माइली से आप मैसेज सेंड करने की कोशिश करते हो, करेक्ट। तो आपको फॉर्मल कम्युनिकेशन में, मतलब ईमेल में जब आप यूज कर रहे हो, तो आपको ये अवॉइड करना है, आपको ये इंक्लूड नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। मतलब अगर मैं जानवी और हम दोनों फ्रेंड्स हैं, और अगर मैं उसको कोई ईमेल भेज रही हूँ, क्या कर रही है यार, मैं बोर हो रही हूँ, ये मैंने मेल भेजा, ठीक है, तो अब इसमें मैं यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस नहीं है, इसका कोई बिजनेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आया है समझ सबको? लेकिन अगर मैं जानवी को सेल्स रिपोर्ट भेजती हूँ, तो उसमें लास्ट में बहुत सारे ऐसे किसिंग वाली स्माइलीज भेज दिए, या हा वाले स्माइलीज भेज दिए। सो दिस इज़ वॉट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस लुक्स अनप्रोफेशनल। आए समझ में? सब गंदे दिमाग वाले बच्चे हो। आए समझ पक्का? सो व्हाट आई मीन इज, अगर फिजिकल करस्पॉन्डेंस है, तो जितने फॉर्मल तुम फिजिकल करस्पॉन्डेंस में हो जाते हो कुरियर में, उतना ही प्रोफेशनलिज्म, उतना ही फॉर्मल टोन, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर, इन सब का ध्यान रखना है, पंक्चुएशंस का ध्यान रखना है, और इमोजीज, इमोटिकन्स यूज नहीं करने हैं। क्लियर है? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट, सेपरेट द पर्सनल अकाउंट फ्रॉम द प्रोफेशनल अकाउंट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो यार, कल हम लोगों ने आउटलुक पढ़ा था, जिसमें मैंने तुम्हें एक चीज़ समझाई थी कि बहुत सारी कंपनी आपको प्रोफेशनल अकाउंट बनाकर देती है, ठीक है। कंपनी आपको अकाउंट बना के दे देती है कि भाई फॉर एग्जांपल ये इंस्पायर अकेडमी का मुझे अकाउंट मिल रहा है एक, ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा soumya.kataria@inspireacademy.com,
ठीक है, इस तरह का अकाउंट, जैसे जीमेल होता है तो जीमेल तो मेरा पर्सनल होगा, पर इंस्पायर उसका खुद का आईडी बनाकर भी दे सकती है जो मेरे लिए होगा। आया समझ? और उसी आईडी पर मेरे जितने भी प्रोफेशनल मेल्स हैं वो आएंगे। मतलब इंस्पायर के हम लेट्स से हम सब इंस्पायर के एम्प्लॉयज़ हैं, तो इंस्पायर के एम्प्लॉयज़ सब मेरे वो इंस्पायर एकेडमी वाले मेल पर भेजेंगे। आया सबको समझ? ठीक है, तो ये सजेस्टेड होता है हमेशा कि भले ही आपको आपकी कंपनी मेल बनाकर नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आपको पर्सनल और प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट अलग रखने चाहिए। वाई डू यू थिंक वी शुड कीप both the email accounts separate? इम्पॉर्टेंट मैसेजेस प्रोफेशनल में आ सकते हैं और जो बाकी इम्फॉर्मेल है वो पर्सनल में आ सकते हैं, तो सॉर्टिंग में इजी होता है, कौन सा प्रायोरिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैसेज प्रोफेशनल में आ जाएंगे, अनइम्पॉर्टेंट पर्सनल में आ जाएंगे, तो आप आराम से सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, और कोई? कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कैसे? तो वो तो आप दोनों ही कॉन्फिडेंशियल रख लो ना। हाँ, और कोई? अरे हाय कर रही हूँ, हाय तो कर लो। तुम लोगों से नहीं कर रही हूँ। चलो बताओ, और कोई? एज अ लीगल एविडेंस, तो वो तो प्रोफेशनल में भी रहता है ना। अभी तुम्हें जो पर्सनल मेल पे मेल्स आते हैं वो भी तो लीगल एविडेंस की तरह यूज हो ही सकते हैं। देखो यार, सिंपल सी बात है, पहली बात तो प्रायोरिटी, जो इसने बोला कि प्रायोरिटी सेट हो जाती है, एज इन जितने भी मेरे प्रोफेशनल मेल्स हैं वो एक सेपरेट अकाउंट में आएंगे, तो पर्सनल और प्रोफेशनल मिक्स नहीं होंगे। पहली चीज़, गलती भी नहीं होगी मेल डिलीट करने की, क्योंकि मैं प्रोफेशनल अकाउंट चला रही हूँ। आए समझ? फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मेल बॉक्स जो वो थोड़ा फिल्टर करने की कोशिश कर रही हूँ, खाली कर रही हूँ कि बहुत अनवांटेड मेल्स आ गए हैं, तो अगर वो प्रोफेशनल मेल बॉक्स और अगर मेरा वो कॉमन मेल बॉक्स होगा, प्रोफेशनल पर्सनल, तो मैं देयर आर चांसेस कि मैं गलती से प्रोफेशनल मेल डिलीट कर दूँ, चांसेस हैं उसके। लेकिन अगर मैंने प्रोफेशनल मेल बॉक्स ही अलग करा हुआ है और पर्सनल अलग किया हुआ है, तो प्रोफेशनल को तो मैं डिलीट करने की कोशिश भी नहीं करूँगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सारे प्रोफेशनल मेल्स एक साथ दिखेंगे मुझे, और पर्सनल और प्रोफेशनल अगर मिक्स होंगे तो कभी प्रोफेशनल आ रहा है, कभी पर्सनल आ रहा है, कभी अमेजोन का ऑफर आ रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तीसरी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पर्सनल और प्रोफेशनल अलग करना इसीलिए ज़रूरी है कि प्रोफेशनल को आपको बहुत फ्रीक्वेंटली चेक करना पड़ता है, करेक्ट? एटलीस्ट दिन में 3 से 4 बार तो चेक करना चाहिए प्रोफेशनल मेल बॉक्स, और पर्सनल इतना फ्रीक्वेंटली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने प्रोफेशनल मेल बॉक्स सेपरेट रखा है तो सिर्फ आपको वही मेल बॉक्स चेक करना है और बस अपडेट करके चेक करना है कि भाई मेल आया है कि नहीं आया है। अगर दोनों कॉमन रहेंगे तो हर थोड़ी देर में मेल आएगा और फिर आपको एकदम से क्लिक होगा, अरे कोई मेल आया था, एक बार चेक करूँ कौन सा है, अरे ये तो पर्सनल मेल था। तो इट डाइवर्ट्स योर माइंड, इट वेस्ट योर टाइम, इसीलिए ये बोला जाता है कि आपको दोनों को अलग करना चाहिए। क्लियर है सबको? पक्का? ऑल गुड? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला बेनिफिट क्लियर है, पहला गाइडलाइन क्लियर है। पहला हमने क्या पढ़ा? प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है? सेपरेट द पर्सनल मेल फ्रॉम प्रोफेशनल। देखो, मेनी एंटरप्रेन्योर्स मेंटेन separate mail address, one for personal correspondence and other for use at the office. Clear है सबको? Next, monitor size of distribution list to keep them manageable. अब डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, यहाँ पर कौन सी लिस्ट की बात की जा रही है? डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी कंपनीज जो अपने कस्टमर्स को, बहुत सारे कस्टमर्स को मेल भेजती है, ठीक है, तो वो कौन सी लिस्ट हो जाएगी? मेलिंग लिस्ट या डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं एज अ गाइडलाइन कि आपको उस लिस्ट को थोड़ा सा संभाल कर रखना है, मैनेज करना है। सिर्फ एक ही जगह सब सारी लिस्ट नहीं रखनी है। आ रहा है समझ? सिर्फ एक ही जगह सारी लिस्ट नहीं रखनी है, सारे मेंबर्स या सारे डेटाबेस नहीं रखना है, सब कस्टमर्स के नंबर एड्रेस नहीं रखना है।
मल्टीपल प्लेसेस पर रखो कि इन केस कहीं से गलती से डिलीट हो जाए या इन केस कहीं से भी गलती से वो एरर हो जाए या उड़ जाए या कंप्यूटर में वायरस आ जाए, वॉट एवर हैपन्स, तो आपके पास कहीं और वो लिस्ट सेव्ड है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको उसको अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ेगा कि भाई नेम ऑफ द कस्टमर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ऑक्यूपेशन, इस तरह से आपको प्रॉपर लिस्ट को मैनेज करना ज़रूरी है, रादर देन रैंडमली तुम लिस्ट मेंटेन करते जा रहे हो। ऐसे भी लिस्ट मेंटेन कर सकते हो कि पुणे के ही कस्टमर्स हैं, मुंबई के ही कस्टमर्स हैं, हैदराबाद के ही कस्टमर्स हैं, इस तरह से भी तुम लिस्ट को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। या फिर तुम इनकम वाइज लिस्ट को मेंटेन कर सकते हो कि यार ये जो कस्टमर्स है ये 5 लाख से ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं, ये कस्टमर्स 1 से 5 लाख की करते हैं, ये कस्टमर्स 50,000 से 1 लाख तक की करते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मैनेज द लिस्ट, ठीक है। लिस्ट को मैनेज करना ज़रूरी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस में है? बिजनेस करस्पॉन्डेंस में, ठीक है। अरे यार, आज दिन खराब है मेरा। चलो, ये किसके लिए है? बिजनेस करस्पॉन्डेंस के लिए, ठीक है। पहली चीज़ ये है कि ये पर्सनल ईमेल की बात नहीं कर रहे हैं जो हम और तुम लोग यूज़ करते हो, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स, इनका डेटा है, तो इनके डेटा को आपको कैसे मैनेज करना है, आपको इन्हें अच्छे से प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को मैनेज करना है। यूज डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट कैन email system, ठीक है। सो वन वे टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम इज टू कंटिन्यूली कल योर लिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? कल योर लिस्ट मतलब मैनेज योर लिस्ट। कल योर लिस्ट मतलब क्या? मैनेज योर लिस्ट, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं? सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट बन गई है तो इससे आपका ईमेल सिस्टम हैंग हो सकता है। तो या तो आप अलग अलग सिस्टम में या अलग अलग फोल्डर्स में वो लिस्ट सेव कर दो सो दैट आपका ईमेल सिस्टम क्या हो जाए? हैंग ना हो जाए। क्लियर है सबको? पक्का? बढ़े आगे। चलो, नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश पॉलिसीज फॉर रिसीविंग अटैचमेंट्स। देखो, जब भी आपको अटैचमेंट रिसीव होते हैं और आप डाउनलोड कर लेते हो उनको, तो जैसे ही आप डाउनलोड करते हो तो वो अटैचमेंट में कहीं ना कहीं कभी कभी वायरस होता है, ठीक है। वो जो अटैचमेंट आपको सेंड की गई है उसमें कभी कभी वायरस होता है, या फिर वो अटैचमेंट इतनी हैवी होती है, हैवी मतलब बाय वेट, वो इतनी हैवी होती है कि उससे आपका जो ईमेल सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है या आपका पूरा कंप्यूटर ही स्लो डाउन हो जाता है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ना ऐसी पॉलिसीज होती है जो आईटी डिपार्टमेंट सेट करता है। हर कंपनी में एक आईटी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, जो पूरा उसका ईमेल्स को देखता है, लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें देखता है। हर किसी का माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का अकाउंट है, वो सारी चीज़ें देखता है। तो हर कंपनी में आईटी डिपार्टमेंट होता है। अब ये जो आईटी डिपार्टमेंट होगा, ये कंपनी में कंपनी जो अटैचमेंट्स रिसीव करती है उसमें एक फ़िल्टर लगा देगा। फिल्टर क्या लगाएगा कि कंपनी कितने MBs का अटैचमेंट एक्सेप्ट करेगी, मतलब आप उस कंपनी को कितने MBs का अटैचमेंट सेंड कर सकते हो, या फिर कौन कौन से सेंडर्स कंपनी को कौन से अटैचमेंट सेंड कर सकते हैं। इस तरह के अटैचमेंट से रिलेटेड फिल्टर्स जो है वो कंपनी खुद या कंपनी का आईटी डिपार्टमेंट कंपनी के मेल आईडी में लगा देता है। इससे फ़ायदा ये, पहला वायरस नहीं आ सकता जो अटैचमेंट खोलते से आने के चांसेस है। दूसरा, कंपनी का जो ईमेल आईडी है या ईमेल अकाउंट है वो क्या नहीं होगा? हैंग नहीं होगा। आया सबको समझ? पक्का? ठीक है। सो एंड know the preferences of your clients in this regard. Many business people dislike receiving attachments except when absolutely necessary due to system slowdown and vulnerability to viruses. ठीक है, तो बिजनेसमैन क्या करते हैं? अब एक फिल्टर लगा देते हैं कि बस इन लोगों से ही हम क्या एक्सेप्ट करेंगे? अटैचमेंट्स। आया सबको समझ? पक्का? और फिर भी अगर कोई ऐसे लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये चारों के लिए सिर्फ अलाउ कर रखा है कि सिर्फ यही दोनों मुझे अटैचमेंट भेज सकते हैं। अब ये दोनों मुझे अटैचमेंट भेजने की कोशिश कर रहे हैं पर मुझे अटैचमेंट रिसीव ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने फिल्टर लगा दिया है।
आया सबको समझ? पक्का? अब फिर भी ये भेजना चाह रहे हैं और अभी ये इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इनको कोई और ईमेल आईडी सेंड कर सकती हूँ, दे सकती हूँ, जिसमें ये मुझे क्या करेंगे, अपना अटैचमेंट सेंड कर देंगे। तो तरीके हैं सेंड करने के, बट एटलीस्ट मैंने जब इन चारों को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उससे फ़ायदा क्या हुआ, मैं वायरस से प्रोटेक्ट हो गई, मेरा जो कंप्यूटर वो वायरस से प्रोटेक्ट हो गया, और साथ में मेरा ईमेल सिस्टम स्लो डाउन होने के चांसेस भी खत्म हो गए। आया समझ सबको? पक्का? कितने पॉइंट्स पढ़े हमने गाइडलाइंस में? 4। पहला प्रोफेशनलिज्म, दूसरा सेपरेट पर्सनल एंड प्रोफेशनल, तीसरा मैनेज द विच लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, एंड फोर्थ इज व्हाट, एस्टैब्लिश पॉलिसीज फॉर रिसीविंग अटैचमेंट्स। नेक्स्ट इज, कौन है? नेक्स्ट इज ऑगमेंट योर ईमेल एड्रेस टू इंश्योर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन। देखो यार, आपको इस तरह से मेल आईडी आपका बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PUBGLover4ever@gmail.com इस तरह के ईमेल आईडी आपको नहीं बनाना है, ठीक है? lovelygirl@gmail.com, ठीक है? पापास प्रिंसेस हाँ, पापा की परी @gmail.com, ठीक है? या कूल डूड या कूल फॉरएवर या व्हाटएवर, मतलब रोज फेरी @gmail.com, ठीक है? इस तरह के आपको ईमेल आईडी नहीं बनाने हैं, ठीक है? आपको ईमेल आईडी, स्पेशली बिजनेस करस्पॉन्डेंस की मैं बात कर रही हूँ, आपको ईमेल आईडी बनाने हैं आपके नेम से रिलेटेड, मतलब पढ़ते से समझ में आ जाना चाहिए, हाँ ये इसी पर्सन का ईमेल आईडी होगा, ठीक है? अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इस तरह के कूल नेम्स तो यूज़ नहीं करते हैं, पर वो कुछ और ही टाइप के कूल नेम्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ईमेल आईडी है, तो मेरा ईमेल आईडी अगर थोड़ा कूल होगा तो होगा SK_12345 @gmail.com। अब कौन सा SK? सलमान खान? तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसीलिए बोला जाता है कि आप एटलीस्ट खुद का नेम, और नेम अगर बहुत कॉमन है तो मेक श्योर दैट यू पुट योर सरनेम एज वेल इन योर ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी बहुत मिलते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको आपका नेम का ईमेल आईडी ही नहीं मिल रहा है, बीच में डॉट लगाओ, अंडरस्कोर लगाओ, लास्ट में 1-2 नंबर लगा दो, आपको आपका ईमेल आईडी मिल जाएगा। मिल जाएगा एज इन जब आप बनाने जाते हो तब। होता है ना ऐसा कि कुछ नेम्स इतने कॉमन होते हैं कि सारे ईमेल आईडी ऑलरेडी यूज्ड होते हैं, ठीक है? तो आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ईमेल आईडी फाइनली मिल ही जाएगा। लेकिन मेक श्योर दैट व्हेन यू चूज योर ईमेल आईडी इट somehow depicts your true identity, वो आपकी आइडेंटिटी रिवील करता है कि हाँ ये इसी बंदे या बंदी का ईमेल आईडी है। आया समझ? देखो, रीड करो। ईमेल यूजर्स कैन इंश्योर दैट recipients of their email can easily determine their identity by including the real name in the email address and including telephone number and mailing address information as a standard. This information can be incorporated through signature files that are standard on most email packages. ठीक है? अब एक और चीज़ भी ये बोल रहे हैं कि ईमेल आईडी जो आप चूज़ करें आपके नेम से रिलेटेड होना चाहिए। लास्ट में आपको जो मैंने सिग्नेचर कल बताया था कि आप लास्ट में सिग्नेचर कर सकते हो। सिग्नेचर मतलब लास्ट में मैं चाहती हूँ हर मेल में आए विथ रिगार्ड CS सौम्या कटारिया, तो मैं सिग्नेचर फाइल ऐड कर दूंगी अपने ईमेल में, तो हर मेल के बाद ये सिग्नेचर चला जाएगा। क्या सिग्नेचर? ये वाली लाइंस विथ रिगार्ड्स CS सौम्या कटारिया। आए समझ सबको? तो ये बोल रहे हैं कि इस तरह की सिग्नेचर फाइल्स जानबूझ के ऐड करो, ताकि अगर कोई मेरा मेल ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो वो सिर्फ सौम्या डालेगा तो मेरा मेल तो नज़र इजीली आ ही सकता है, क्योंकि उसको याद रहेगा हाँ लास्ट में सिग्नेचर फाइल थी। आया समझ? मैं जानवी को एक मेल भेज रही हूँ, मैंने जानवी को एक मेल भेजा 3 साल पहले। अब जानवी को मेरा मेल ढूंढना है, उसको मेरा ईमेल आईडी याद नहीं है, बट एटलीस्ट मैंने अपने मेल में तो मेरा नाम नहीं था, पर मैंने लास्ट में सिग्नेचर में मेरा नाम डाला है विथ रिगार्ड सौम्या कटारिया। तो इसने जब सौम्या नाम से सर्च किया तो मेरा मेल तो डेफिनेटली आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ईमेल का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें आपका नाम मैंडेटरीली इंक्लूड हो।
ऐसा हम करते हैं क्योंकि हमेशा हम हमारा नाम कुछ ना कुछ डालते ही हैं ईमेल में, नहीं, पर लास्ट में सिग्नेचर में डालोगे तो आपका नाम तो आ ही जाएगा मेल में। आया सबको समझ? पक्का? तो आपको जो आपकी ट्रू आइडेंटिटी है वो आपकी ईमेल आईडी से भी नज़र आनी चाहिए और आपके मेल में भी नज़र आनी चाहिए कि एग्जैक्टली मेल भेजा किसने है। आया समझ? पक्का? अच्छे से लास्ट के 2 पॉइंट्स करते हैं। प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड टू ईमेल मैसेजेस ऑफ एनी सिग्निफिकेंस। प्रॉम्प्टली मतलब इमिडिएटली, एज सून एज पॉसिबल, ASAP। हाँ, ठीक है। तो प्रॉम्प्टली का मतलब होता है जल्दी से जल्दी, इमिडिएटली। आपको क्या करना है? ईमेल मैसेजेस चेक करने हैं और रिप्लाई करना है। ईमेल मैसेजेस ऑफ सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मतलब जो इंपॉर्टेंट मेल्स हैं, जो सिग्निफिकेंट मेल्स हैं, सिग्निफिकेंट मतलब जो इंपॉर्टेंट मेल्स हैं, उनको तो आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करना है। बहुत बार होता है कि हम मेल चेक ज़रूर कर लेते हैं पर हम सोचते हैं अरे यार अब बाद में रिप्लाई करेंगे, तो उसमें जब आपने चेक कर लिया, अब आपने चेक ही नहीं किया है तो अब पता ही नहीं है, पर चेक कर लिया है तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये सिग्निफिकेंट मेल है तो जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दो। अब चेक करना है टाइम टू टाइम, इसके लिए बोला जाता है कि भाई कम से कम 2 से 3 बार तो एक दिन में ईमेल आपका चेक करना चाहिए, ठीक है, उसको अपडेट करना चाहिए ताकि सारे नए मेल्स उसमें आ जाए। क्लियर है सबको? ठीक है। सो स्मॉल बिजनेस एम्प्लॉयज दैट डू नॉट प्रॉम्प्टली रिप्लाई टू इलेक्ट्रॉनिक ईमेल सेंड द सिग्नल दैट दे आर डिसइंटरेस्टेड, इनकॉम्पिटेंट, डिसऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। जो स्मॉल बिजनेस होते हैं वो लोग तो दिन में हार्डली 1 या 2 बार मेल चेक करते हैं या बहुत बार 2-2, 3-3 दिन तक चेक ही नहीं करते हैं। ठीक है। तो उससे क्या समझ आता है कि वो इतने प्रोफेशनल नहीं है या ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, या ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, तो या इनकॉम्पिटेंट है। इनकॉम्पिटेंट मतलब कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय कॉम्पिटेंट? कॉम्पिटेंसी, एबिलिटी, इनकेपेबल। ठीक है। एबिलिटी, कैपेबिलिटी। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है एबिलिटी या कैपेबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है। आई एम कॉम्पिटेंट टू टीच, यू आर कॉम्पिटेंट टू स्टडी। एबिलिटी टू स्टडी, एबिलिटी टू टीच। ठीक है। इनकॉम्पिटेंट मतलब अनएबिलिटी। आए समझ सबको? ठीक है। तो इसीलिए ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे बहुत दिन तक ईमेल चेक नहीं कर रहे हो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आप बिजनेस करने के लायक ही नहीं हो। आया समझ सबको? पक्का। और हमारा आखिरी पॉइंट, एस्टैब्लिश एफिशिएंट डेली ईमेल प्रैक्टिसेस। कुछ डेली ईमेल प्रैक्टिसेस हैं जिसको आपको थोड़ा सा फॉलो करना है, जो आपको खुद अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। पहली चीज़ है डिलीट ओल्ड मैसेजेस दैट कैन क्लटर ईमेल बॉक्सेस। ऐसे पुराने ओल्ड मैसेजेस जो आप कोई काम के नहीं है, ठीक है, जो आपका जो ईमेल बॉक्सेस को हैंग कर सकता है, ठीक है, आपके ईमेल सिस्टम को हैंग कर सकता है, तो इस तरह के ईमेल्स को आप हटा दो। ठीक है। ऐसे ओल्ड ईमेल्स अब जो कोई काम के ही नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी जो तुम लोग नोट्स एक दूसरे को सेंड करते हो या मैं तुम्हें कोई क्वेश्चन बैंक सेंड कर रही हूँ, क्या तुम्हें आज से 5 साल बाद जब तुम CS बन जाओगे और काम करना चालू कर दोगे, वो काम आएगा क्या? नहीं आएगा। तो उसको हटा देने का है। आया समझ सबको? उसके बाद रिव्यू इनकमिंग ईमेल्स ओनली 2 or 3 सेट टाइम्स अ डे रादर देन पीकिंग ईच वन एज इट कम्स इन। ठीक है। मैं ये बोल रही हूँ कि 2 से 3 बार 4 बार आप ईमेल बॉक्स को चेक करो और हर एक ईमेल पढ़ लो। ठीक है। कि कुछ मिस तो नहीं हो जाए। बार बार ईमेल चेक करोगे ना, खुद इरिटेट होगी, यार कोई मेल ही नहीं भेज रहा है मुझे, तो मेरी इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? ठीक है। तो इस तरह से भी नहीं करना है। ठीक है। अपनी लाइफ में कोई और गोल्स भी सेट करो, सिर्फ ईमेल ही मत चेक करते रहो, है ना। तो आपको ईमेल मैक्सिमम 2 से 3 बार, आई सजेस्ट 4 टाइम्स आपको चेक करना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। एंड लास्ट इज purchase supplementary tools that can block email spam that clogs many systems। ठीक है। बहुत सारे ऐसे supplementary tools आते हैं जो email system, जो जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती है। ठीक है। जिससे जैसे मैंने बताया कि आप फिल्टर लगा सकते हो कि इतने लोगों से अटैचमेंट्स हम रिसीव करेंगे, तो इस तरह के आपको टूल्स परचेज करने पड़ेंगे, एंटीवायरस सिस्टम्स यूज़ करने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे, ताकि आपका ईमेल सिस्टम हमेशा सेफ रहे। अरे एक बार ईमेल हैक हो गया ना, आपकी बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन जा सकती है। तुम्हें पता ना ईमेल हैक हो सकता है। हमारे फेसबुक अकाउंट्स कितने हैक होते हैं,
राइट तो इस तरह से ईमेल्स भी हैक हो सकते हैं। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि आपको ऐसे एंटीवायरस टूल्स यूज़ करने चाहिए कि आपको कोई ईमेल हैक ना कर सके। एक बार किसी ने हैक कर लिया, देन दैट पर्सन शैल गेट एक्सेस टू योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर है सबको? पक्का? कितने पॉइंट्स पढ़े हमने? बहुत सारे। पहला क्या पढ़ा हमने? प्रोफेशनलिज्म। सब एक साथ जोर से बोलेंगे। पहला क्या पढ़ा हमने? दूसरा प्रोफेशनल मेल। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को मैनेज करना है। चौथा रिसीविंग अटैचमेंट। ठीक है। पांचवा एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। कम से कम या तो आपके खुद के नाम का आप उसको ईमेल आईडी में डालो या फिर आप अपने मेल में एटलीस्ट इंक्लूड करो। कहाँ कैसे इंक्लूड करोगे? थ्रू सिग्नेचर। ठीक है। नेक्स्ट ईमेल सिग्निफिकेंट ईमेल्स। ठीक है। प्रॉम्प्टली मतलब इमिडिएटली, जल्दी से जल्दी आपको रिस्पॉन्ड करना है जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स है। और लास्ट क्या है? ईमेल एटिकेट्स। ईमेल एटिकेट्स कौन कौन से हैं? पहला क्या है? डिलीट ओल्ड मैसेजेस। दूसरा रिव्यू 2 to 3 times a day। एंड लास्ट सप्लीमेंट्री टूल्स। क्लियर है सबको? पक्का? बहुत अच्छे से। चलो।